गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम जो पूर्व की क्लास में मैंने आपको बताया था शीत युद्ध के कारण, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए थे और इस क्लास में जो मुख्य कारण हैं शीत युद्ध, दोनों महाशक्तियों के बीच में जो तनाव पैदा हुआ उनको आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो पहला जो कारण है वह है ऐतिहासिक, यानी इतिहास में ही इस दोनों महाशक्तियों के बीच संघर्ष और तनाव का कारण देखा गया है कि जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है सोवियत संघ में, तो पश्चिम राष्ट्र भयभीत हो जाते हैं इससे, या उनको ये लगता है कि यह क्रांति हमारे पूंजीवाद को, हमारी पूंजीवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए ही हुई है, और यह दोनों महाशक्तियों के बीच में एक तनाव का कारण बनता है जिसने भी शीत युद्ध को जन्म दिया। दूसरा जो कारण होता है वो यह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था तो हिटलर द्वारा, यानी जर्मनी की नाजी सेनाओं द्वारा सोवियत संघ पर बहुत ही दबाव बनाया जा रहा था, वहाँ पर बहुत ही उसको क्षति पहुँचाई जा रही थी। तो सोवियत संघ के नेता स्टालिन ने पश्चिमी राष्ट्रों से या मित्र राष्ट्रों से कहा कि नाजी सेनाओं के दबाव को रोकने के लिए एक दूसरा मोर्चा खुलना चाहिए, जिससे कि सोवियत संघ की सीमाएं सुरक्षित हो सके या उस पर नाजी प्रभाव को या दबाव को कम किया जा सके। परंतु अमेरिका और ब्रिटेन ने सोची समझी चाल के तहत इसको डिले कर दिया गया, या डिले करते रहे अमेरिका के रूजवेल्ट और ब्रिटेन के चर्चिल, क्योंकि उनकी यह मंशा थी कि जितना ज़्यादा डिले होगा तो नाजी सेनाओं को सोवियत संघ को नष्ट करने का मौका मिल जाएगा। और उनकी इस मंशा को सोवियत संघ ने भांप लिया, जिसके कारण जो अविश्वास और तनाव पैदा हुआ उसने भी शीत युद्ध को दोनों महाशक्तियों के बीच में पैदा किया, या दोनों के बीच शीत युद्ध का एक कारण यह द्वितीय मोर्चे का प्रश्न भी बना। तीसरा जो कारण हम देखते हैं वो यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के जो उद्देश्य थे, जो लक्ष्य थे, वो पूरी तरह से अलग अलग हो रहे थे। जहाँ सोवियत संघ यूरोप के देशों में अपना प्रभाव बनाना चाहता था, वहीं पश्चिमी देश जर्मनी की पराजय के बाद देख रहे थे कि सोवियत संघ के प्रभाव में कहीं बढ़ोतरी नहीं हो जाए या यह देश कहीं अधिक शक्तिशाली नहीं हो जाए। तो दोनों के द्वारा युद्धोत्तर उद्देश्यों का जो अंतर है वो भी उनके बीच शीत युद्ध का एक अहम कारण बनता है। अगला कारण जो बना है बच्चों वो है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते और बाल्कान समझौते का उल्लंघन। याल्टा समझौते में यह निश्चित किया गया था अमेरिका के रूजवेल्ट, सोवियत संघ के स्टालिन और ब्रिटेन के चर्चिल द्वारा कि जो पोलैंड में है वहाँ पर न तो साम्यवाद समर्थित सरकार स्थापित होगी और न ही पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित सरकार स्थापित होगी, वरन वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराएंगे और एक प्रतिनिधियात्मक शासन की स्थापना करेंगे। परंतु जैसे जैसे युद्ध खत्म होने की कगार पे था सेकेंड वर्ल्ड वार, सोवियत संघ द्वारा इस याल्टा जहाँ पर यह समझौता किया गया था, इस समझौते की उल्लंघन शुरू कर दिया गया और पोलैंड में साम्यवादी सरकार की स्थापना के प्रयास जोर शोर से करने लगा सोवियत संघ। न केवल पोलैंड में वरन हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ ने अपने प्रभाव से अपनी सहायता वगैरह करके उनकी साम्यवाद समर्थित सरकारों की स्थापना करने लगा या करने की कोशिश करने लगा। साथ ही बाल्कान समझौते का भी सोवियत संघ ने उल्लंघन किया, जिसमें यह निश्चित हुआ था कि यूनान पर तो ब्रिटेन का प्रभाव रहेगा, सोवियत संघ का बुल्गारिया और रोमानिया में रहेगा, और हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों देशों का बराबर प्रभाव रहेगा। परंतु यहाँ पर भी जैसे ही युद्ध समाप्त होता है, सोवियत संघ द्वारा खुलकर साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी जाने लगती है और वहाँ पर भी साम्यवाद समर्थित सरकारों की स्थापना के प्रयास जोर शोर से उसने शुरू कर देता है वह, और जिसके कारण पश्चिमी देश या मुख्य रूप से कहें कि अमेरिका नाराज़ हो जाता है या अमेरिका को
सोवियत संघ की भावनाओं के प्रति अविश्वास पैदा होने लगता है। इस प्रकार याल्टा और सोवियत बाल्कान समझौते में जो सोवियत संघ द्वारा अपनी मनमानी की गई थी, ये दोनों भी उसके शीत युद्ध के एक अहम कारण बन गए थे। अगला जो कारण है वो फिर सोवियत संघ द्वारा उत्तरी ईरान से अपनी सेनाएं न हटाना एक कारण बना। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये निश्चित हुआ था कि दक्षिणी ईरान में जो अमेरिका और ब्रिटिश की सेनाएं हैं वो हटा दी जाएगी और उत्तरी ईरान पर जो ब्रिटेन की सहमति से सोवियत संघ की सेनाएं स्थापित अधिक वहाँ पर हैं वो हट जाएगी। तो दक्षिणी ईरान से तो अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं हटा दी गई, परंतु उत्तरी ईरान से सोवियत संघ ने अपनी सेनाओं को हटाने के लिए मना कर दिया और फाइनली संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के बाद उसने वो वहाँ से सेनाएं हटाई। उसकी यह गतिविधि अमेरिका को एक तरह से अविश्वसनीय लगी, या आप कह सकते हो उसकी इस गतिविधि से अमेरिका थोड़ा सा उसके प्रति अविश्वास करने लगा। और अगला जो पॉइंट है दोनों के बीच में शीत युद्ध का, वो है कि सोवियत संघ द्वारा, जबकि एक समझौते के द्वारा यूनान में ब्रिटेन का अधिकार स्वीकार कर लिया गया था, उसके बाद भी सोवियत संघ ने वहाँ पर आर्थिक सहायता देकर अपनी साम्यवाद की सरकार की स्थापना के जोर शोर से प्रयास शुरू कर दिए गए। तो यहाँ पर उसके विरोध में अमेरिका ने भी फिर ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के तहत आर्थिक सहायता देकर उसको अपने प्रभाव में करने की कोशिशें शुरू कर दी। इस प्रकार यूनान पर दोनों महाशक्तियों द्वारा अपने अपने प्रभाव में जो ये बढ़ोतरी करने के प्रयास थे, वो दोनों के बीच तनाव का एक अहम कारण बन जाते हैं। साथ ही टर्की पर भी सोवियत संघ लगातार वहाँ पर अपना अड्डा बनाने की दबाव बनाया जा रहा था, जो कि अमेरिका को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था। और उसने यह चेतावनी दी सोवियत संघ को कि टर्की पर यदि उसने सैनिक अड्डा बनाने के लिए दबाव बनाया या इसके लिए वह टर्की पर आक्रमण करता है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस मामले को हम सुरक्षा परिषद में भी लेकर जाएंगे। तो टर्की पर सोवियत संघ का जो दबाव था, या टर्की के अंदर जो सोवियत संघ द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा था, वह भी दोनों के बीच में एक कारण बनता है शीत युद्ध का। इसके अलावा बच्चों जो मुख्य कारण अहम बने हैं वो है कि दोनों महाशक्तियों द्वारा जो परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रचार प्रसार किया जा रहा था। दोनों ने ही हर कूटनीतिक मंच को एक दूसरे के विरुद्ध बोलने के लिए, आलोचना प्रत्यालोचना करने के लिए काम में लिया और इस प्रकार दोनों ही द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक दूसरे के विरुद्ध जहर उगलने की जो ये भावना है, जो उनके बीच ये अविश्वास की भावना है, इसने भी दोनों के बीच में एक प्रकार का अविश्वास पैदा किया, जिसके कारण दोनों के बीच में संघर्ष निरंतर ही गहरा होता जा रहा था। इसके अलावा जो एक अहम बात है वो यह है कि सोवियत संघ द्वारा बार बार यूएनओ में वीटो का जो प्रयोग किया जाता रहा है, उसने भी अमेरिका को अविश्वास में लाया। अमेरिका ने उसके प्रति अविश्वास पैदा हो गया सोवियत संघ के प्रति, और यह भी दोनों के बीच तनाव का एक कारण बना। और फुल एंड फाइनल हम कहें कि जो ये हम कारण पढ़े हैं ये तो शायद सैद्धांतिक थे, परंतु वास्तविक या व्यवहारिक या आप कह सकते हो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी जो कारण इन दोनों के बीच में शीत युद्ध का रहा, वो जैसा कि हैंस मार्गनथाउ ने भी बताया, दोनों ही महाशक्तियों द्वारा अपने अपने हितों की पूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी शक्ति का झंडा गाड़ने के लिए जो उनकी ये प्रवृत्ति थी, इसने दोनों के बीच तनाव, संघर्ष, समस्याओं को पैदा किया और जिसने शीत युद्ध को दिया। अर्थात कुल मिलाकर आप यदि एक अहम और मुख्य कारण मानो तो वो था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दोनों महाशक्तियों द्वारा अधिकाधिक देशों को अपने प्रभाव में लाने,
अधिकाधिक देशों पर अपना दबाव बनाने की जो उनकी नीति थी, जो उनकी विचारधारा थी, यह उन दोनों महाशक्तियों के बीच एक मुख्य कारण था शीत युद्ध का। अब बात करते हैं बच्चों कि शीत युद्ध के इन कारणों के बाद, इन कारणों की वजह से जो दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध पैदा हुआ था, इसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर क्या प्रभाव डाला, इसके परिणाम क्या रहे, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इन दोनों महाशक्तियों के इस तनाव और संघर्ष, यानी जिसको हम शीत युद्ध कह रहे हैं, कैसे प्रभावित हुई। तो जो पहला अहम प्रभाव हम देख सकते हैं बहुत सामान्य तौर पर, वो है कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो गुटों में बट गई। या तो कोई देश अमेरिका के साथ था, नहीं तो वो सोवियत संघ के साथ था। एक अहम परिणाम निकला कि पूरे विश्व में एक आतंक, अविश्वास, भय का माहौल हो गया। जैसा कि नेहरू जी ने भी बताया था कि यह शीत युद्ध एक निलंबित मृत्युदंड की भांति हो गया है या है। तीसरा जो प्रभाव वो देखा गया कि विश्व में आणविक युद्ध की संभावनाओं में बहुत हद तक बढ़ोतरी हो गई। अब समूचा विश्व ये सोचने लगा कि इन दोनों महाशक्तियों के इस तनाव और संघर्ष के कारण कभी भी विश्व को अणु युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो चौथा प्रभाव है वो है कि दोनों महाशक्तियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने प्रभाव और दबाव बनाने के लिए अधिकाधिक सैनिक संधियों का, समझौतों का सहारा लिया जाने लगा। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक संधियों की भरमार हो गई। और अगला जो प्रभाव है वो पड़ा कि दोनों महाशक्तियाँ अपने आप को अधिक शक्तिशाली, सक्षम बनाने के लिए अधिकाधिक शस्त्रों का निर्माण करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप संसार में या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया, जो कि अंततः अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। अगला है कि पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण हो गया, मशीनीकृत हो गया। यानी या तो आप अमेरिका के साथ हो या तो आप सोवियत संघ के साथ हो। कुल मिलाकर एक तरफ काली भेड़ें और दूसरी तरफ सफ़ेद भेड़ें, यानी जैसे मशीन की से अपन दो हिस्से विभाजित कर देते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देशों की स्थिति हो गई थी। अगला जो प्रभाव और परिणाम हम देखते हैं वो एक अहम परिणाम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ, जिसका काम था अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, वो पूरी तरह से पंगु हो गया था, या आप कह सकते हो पूरी तरह से इन दोनों महाशक्तियों की लड़ाई का अखाड़ा बन गया था। और वह जिसके लिए उसकी स्थापना की गई थी उसको करने में बिल्कुल ही अक्षम, असमर्थ सा हो रहा था। और यही हाल था सुरक्षा परिषद का कि सुरक्षा परिषद में भी चूंकि दोनों महाशक्तियों को वीटो का पावर प्राप्त था, तो दोनों ही महाशक्तियों ने उसको अपनी लड़ाई का, अपने तनाव का, संघर्ष का एक अखाड़ा बना दिया था, एक युद्ध का मैदान बना रखा था। और दोनों द्वारा परस्पर वीटो का एक दूसरे के विरुद्ध धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा था, जिसके कारण सुरक्षा परिषद जैसा अहम अंग भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस शीत युद्ध के दौरान कोई भी योगदान देने में समर्थ नहीं हो पाया या सफल नहीं हो पाया। अगला जो परिणाम है, जो भी अहम कहा जा सकता है कि इन दोनों महाशक्तियों के इस तनाव ने पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह से सैनिक संधियाँ, शस्त्रों के निर्माण आदि की होड़ में लग गई। और ऐसे में मानवीय कल्याण के जो कार्यक्रम होने चाहिए थे, जो वास्तव में मानव जाति के लिए अधिक लाभकारी, उपयोगी हो सकते थे, उन सब की भरपूर अवहेलना हुई। तो एक यह अहम परिणाम शीत युद्ध का हम देखने को मिलता है। इस प्रकार जो अभी हमने परिणाम कहे बच्चों, वो थे शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम। अब बात करते हैं कि शीत युद्ध के कारण उपरोक्त नकारात्मक परिणामों के साथ साथ कुछ सकारात्मक परिणाम भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिले। तो जो एक अहम सकारात्मक कारण हमने देखा हुआ था गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन देना, और दूसरी दुनिया के जो राष्ट्र थे उनको उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली इस आंदोलन के कारण। यह एक अच्छा परिणाम निकला
शीत युद्ध का, यानी जो राष्ट्र न अमेरिका के साथ थे न सोवियत संघ के साथ, उन्होंने अपना एक तीसरा ही संगठन बनाया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो यह एक सकारात्मक परिणाम हम देख सकते हैं। दूसरा है कि इस शीत युद्ध के कारण जो देश इन दोनों महाशक्तियों के गुट में नहीं थे, उन्होंने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को अधिक प्रोत्साहन देने का काम किया, क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों के शीत युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग, सहायता, सद्भाव की भावना लगभग खत्म सी हो गई थी। तीसरा जो परिणाम हम सकारात्मक देखते हैं शीत युद्ध का, वो है कि शीत युद्ध के कारण तकनीकी यानी आईटी के जो क्षेत्र में उन्नति हुई थी, जिसमें कि अणु बम का आविष्कार वगैरह हो रहा था, उसने भी बहुत जोर पकड़ा। यानी अब बहुत एडवांस स्टेज में तकनीकी ज्ञान का विस्तार होने लगा था या हो रहा था। अगला जो पॉइंट है, जो सकारात्मक परिणाम हम देखते हैं शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर, वह यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चूँकि इन दोनों महाशक्तियों की आपसी तनाव और संघर्ष के कारण सुरक्षा परिषद में जो बार बार वीटो का प्रयोग करते हुए सुरक्षा परिषद को किसी भी कार्रवाई को करने से रोका जा रहा था, तो ऐसे में महासभा को अधिक शक्तिशाली बनाने का काम किया गया कि यदि सुरक्षा परिषद में कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो शांति एकता प्रस्ताव के द्वारा वह समस्या महासभा को समाधान हेतु सौंपी जा सकती है। तो एक सकारात्मक परिणाम हुआ कि किसी भी समस्या का समाधान जो न होने देने की कोशिशें थी दोनों महाशक्तियों की, वहाँ पर अब वो कमज़ोर पड़ गए। अगला सकारात्मक परिणाम था कि सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रों में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी राष्ट्रों में विदेश नीति में एक यथार्थवादी व्यवहारिकता या वास्तविकता का आविर्भाव हुआ। अब ज़्यादा सैद्धांतिक विदेश नीति देशों द्वारा नहीं अपनाई जाकर व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश अपनी स्थिति को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे अपने देश के विकास हेतु सहयोग पा सकते हैं, इस नीति ने अधिक अब कारगर सिद्ध होने लगी विभिन्न देशों के लिए। तो कुल मिलाकर विदेश नीति में व्यवहारिकता का जो जन्म हुआ, वह भी शीत युद्ध का एक सकारात्मक परिणाम कह सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इस क्लास में हमने शीत युद्ध के कारण और परिणाम डिस्कस किए। अगली क्लास में हम इससे इसी क्रम में जो आगे शीत युद्ध से रिलेटेड बातें हैं उनको पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।